नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का बीए चालू किया था, जिसके अंदर बच्चों मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा था। और चैप्टर नंबर 1 में बच्चों हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दिया था, जिसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा वापस से रिमाइंडर कराऊं बच्चों, मैंने क्या क्या पढ़ाया था, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए बच्चों, मैंने क्या क्या पढ़ाया था जिससे आपको पता चले। धंधा का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र में मैंने बच्चों यहाँ पर पढ़ाया था। मैं आपको यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ बच्चों, क्या क्या पढ़ाया था। यहाँ पर बच्चों मैंने इतने टॉपिक्स पढ़ा दिए थे। आर्थिक प्रवृत्ति क्या होता है, अनार्थिक प्रवृत्ति क्या होता है, आर्थिक प्रवृत्ति अनार्थिक प्रवृत्ति के बीच के अंतर, आर्थिक प्रवृत्ति के प्रकार, धंधा, धंधा का अर्थ, उसके लक्षण, यहाँ तक हमने सब पढ़ा दिया था। और बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला बच्चों धंधा के उद्देश्य के बारे में, धंधा के जोखिम के बारे में और धंधा के जोखिम के कारण पढ़ेंगे। ये सारे चीजों को डिटेल वाइज समझेंगे बच्चों, बस वीडियो में बने रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। आज बच्चों हम पढ़ेंगे धंधा के उद्देश्य। समझ लेते हैं धंधा के उद्देश्य क्या है बच्चों, उसका पर्पस, उनका मोटिव कि धंधा क्यों करना है, किस लिए करना है, धंधा करने से क्या फायदा होगा, उसके हम पूरे उद्देश्य, उसके पूरे हेतु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उद्देश्य बच्चों, धंधा के जो उद्देश्य है वो बच्चों बेसिकली 2 तरीके से होता है। पहला होता है आर्थिक, मतलब आर्थिक उद्देश्य, और दूसरा होता है सामाजिक। ये ऐसे उद्देश्य को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2। आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य, ये 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ने वाले हैं धंधा के आर्थिक उद्देश्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? धंधा के आर्थिक उद्देश्य के बारे में, जिसमें से बच्चों पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? पहला पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है बच्चों लाभ का उद्देश्य। लाभ क्या होता है बच्चों? सिंपल सी बात है यार, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं धंधा कर रहा हूँ, तो धंधा बच्चों आपको पता है आर्थिक प्रवृत्ति है। और अगर आर्थिक प्रवृत्ति होगा तो सिंपल सी बात है, हम लोग धंधा इसीलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं और प्रतिफल मिले। प्रतिफल का मतलब बच्चों क्या होता है बच्चों? प्रतिफल का मतलब होता है लाभ। और धंधा का अस्तित्व मात्र के लिए नहीं बच्चों, बल्कि धंधा के विकास करने के लिए, धंधा में लाभ कमाने के लिए हम लोग धंधा क्यों करते हैं बच्चों। और बहुत लोग मानते हैं बच्चों कि धंधा हमारे लिए क्या है बच्चों? प्रेरक बल माना जाता है। धंधा कार्य क्षमता का माप यंत्र माना जाता है। धंधा जीवन रक्त माना जाता है। क्योंकि अगर हमारा देश, हमारा धंधा में बच्चों अगर बिजनेस हो, बिजनेस आगे बढ़ेगा, अगर बिजनेस आगे चलेगा, हमारा फायदा होगा, हमारा लाभ होगा। और बच्चों अगर हमको लाभ ज़्यादा मिलेगा तो बच्चों, और बिजनेस का तो यही तो उद्देश्य होता है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, ठीक है, और प्रतिस्पर्धा में टिके रहना, ठीक है बच्चों। आज तो बिजनेस को लेकर के बच्चों बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं और सभी लोगों को बिजनेस में टिके रहना है, तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? साधनों का महत्तम उपयोग। क्या है बच्चों? साधन महत्तम संपत्ति का सर्जन करने का उद्देश्य। हम सभी को पता है बच्चों, धंधा में लाभ कमाने के उद्देश्य से हम लोग काम करते हैं, लेकिन बच्चों लाभ के साथ साथ में अपने को हो सके तो जितना हो सके उतना ज़्यादा संपत्ति का निर्माण करना चाहिए, संपत्ति का सर्जन करना चाहिए, संपत्ति को बनाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते बड़ा कि जो मालिक होता है बच्चों वो बहुत सारी गाड़ियां ले लेता है, बहुत सारे घर ले लेता है, लेकिन उनके जो कर्मचारी होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, उनका कोई विकास नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर आपका विकास हो रहा है तो साथ साथ में आपके कर्मचारियों का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर आज आपको इतना फायदा हो रहा है, इतना लाभ हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो आपकी कर्मचारी की वजह से हो रहा है। इसलिए साथ साथ में कर्मचारियों का भी प्रमोशन करते रहना चाहिए। चलिए इसके बारे में समझते हैं, क्या लिखा हुआ है इसको डिटेल में समझते हैं। धंधा की वार्षिक आय के साथ संबंधित लाभ का उद्देश्य अल्प समय का विचार है। महत्तम संपत्ति का सर्जन उद्देश्य दीर्घ समय के लिए है।
अगर बच्चों अगर आप कोई संपत्ति बना लेते हो तो वो लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक चलेगा बच्चों। और दीर्घकालीन में धंधे की संपत्ति में वृद्धि हो तो ऐसी योजनाएं हमें बनानी चाहिए। संपत्ति में लगातार वृद्धि होती रहे बेटा, ऐसा काम हमें करना चाहिए। जबकि इसके लिए धंधे की मंदी या संयोजों की लाभ की प्राप्ति का उद्देश्य त्याग कर धंधे की संपत्ति को टिकाए रखती है बच्चों। अगर मान लो अगर आपके बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस हो गया, लेकिन बच्चों अगर आपने संपत्ति बनाए रखोगे तो वो संपत्ति आपको बड़ा आगे जाके बहुत ही काम आने वाला है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और मातम संपत्ति का सर्जन का उद्देश्य धंधे का मालिक आर्थिक लाभ के साथ जुड़ा होता है। और अगर जो व्यक्ति संपत्ति का सर्जन करता है, मेन उद्देश्य उसका होता है, तो मालिक का हमेशा आर्थिक लाभ के साथ जुड़ा होता है और हमेशा उसको फायदा होता है बच्चों। तो संपत्ति का भी हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके संपत्ति बनाना चाहिए, जिससे आज नहीं तो कल जाके बड़ा हमको उससे फायदा ही होगा। अब बात करते हैं बच्चों अन्य आर्थिक उद्देश्य। अन्य आर्थिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप जो भी बिजनेस करते हो उस बिजनेस को प्रगति करो, उसका विकास करो, बाजार में उसका विस्तार, मतलब बाजार में पूरे मार्केट में फैला दो कि बिजनेस सिर्फ आपका चल रहा है, ठीक है। और वहाँ पर सारी वस्तुएं वो उपलब्ध होनी चाहिए, सारे साधन उपलब्ध होने चाहिए, जो सभी का हम क्या करें, श्रेष्ठ उपयोग करके अच्छी टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू करें। और अगर अच्छे टेक्नोलॉजी होंगे तो उसकी मदद से बच्चों हम अपने देश के बड़ा आर्थिक कंडीशन को भी सुधार सकते हैं, साथ में अपना भी कंडीशन सुधार सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों, यहाँ पर सामाजिक धंधे की सामाजिक उद्देश्य क्या है कि बिजनेस के साथ साथ में हमें समाज का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज है तो हमारा बिजनेस है। हमारा बिजनेस तभी चल रहा है बच्चों जब समाज है, अगर समाज नहीं रहेगा तो हमारा बिजनेस भी नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस का एक भाग समाज ही माना जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। समाज को लाभ हो इसके लिए धंधा का विविध सामाजिक प्रधानता भी दी गई है। समाज के बिना धंधा का अस्तित्व तो संभव नहीं है। मैंने क्या बताया अभी, समाज है तो आपका बिजनेस है बच्चों, समाज नहीं होता तो शायद बिजनेस चलता भी नहीं। इसलिए समाज है तो धंधा है, इसीलिए धंधा में लाभ के अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए स्वीकारा जा रहा है और धंधे का सामाजिक उद्देश्य भी इसी प्रकार से बताया गया है। चलिए आगे के पॉइंट्स को हम और अच्छी तरीके से डिटेल में समझते हैं बेटा, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए बच्चों, उसके बाद क्या है सामाजिक दायित्व का उद्देश्य। इसमें क्या कहता है कि बेटा ग्राहकों में आई जागृति, भारत के नियंत्रण, ग्राहक शिक्षा, ग्राहक संधि के कारण धंधे को लाभ के अलग अलग समूह के हित प्रति सहज रहने की आवश्यकता पैदा करता है। यहाँ पर अगर आप बिजनेस करते हैं बच्चों तो साथ साथ में ग्राहकों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार का नियंत्रण रखना पड़ेगा, ग्राहक और शिक्षा, ग्राहकों की संधि के कारण अलग अलग के कारण सभी की प्रगति की जा रही है, इन सभी को जुड़े रहना चाहिए। समाज में अलग अलग समूह, अलग अलग वर्ग के लोग, जैसे कि मालिक हो गया, कर्मचारी हो गया, ग्राहक हो गया, लेनदार हो गया, सरकार हो गई, ये सभी के सभी बच्चों बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। और प्रत्येक समूह बड़ा धंधे के साथ अलग अलग होते हैं और अलग अलग समूह का हित को हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और बिजनेस में ये सब चीज़ें हमेशा बड़ा हम चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि साथ साथ और बिजनेस ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, कर्मचारी का कल्याण कानून बना सके, बड़ा कर्मचारियों को कोई नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कारखाना कानून, अगर कोई कारखाना चलाता है तो बच्चों वहाँ पर रहने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ग्राहक सुरक्षा कानून बनाना चाहिए जिससे ग्राहकों के साथ कभी भी गलत ना हो। ये सारी चीज़ें बड़ा बिजनेस के अंदर होती है, ये सारे हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा। और बिजनेस करने का मेन पर्पस यही होता है बड़ा कि समाज का देखभाल करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, उसे भी समझ लेते हैं। उसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है, जो रोजगारी के अवसर को प्रदान करने का उद्देश्य। और बच्चों बिजनेस का मेन मोटिव यही होता है बड़ा कि जो लोग बेरोजगार हैं, आज आपको ही पता है दिन प्रतिदिन लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार बढ़ता जा रहे हैं। और बेरोजगारी के लिए नए अवसर पैदा हो, इसके लिए हम लोग नए नए धंधा, नए नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप बात करो खादी और ग्राम उद्योग, गृह उद्योग, मतलब जो छोटे मोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं बड़ा, ये लोग घर पे बैठ करके अपना बिजनेस करते हैं बच्चों।
तो ऐसे में बच्चों क्या होता है, रोजगारी का अवसर बढ़ता है। और अगर रोजगार बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, कोई भी हमारे देश में, हमारे यहाँ पर कोई भी गरीब बेरोजगार नहीं रहेगा। तो बच्चों बिजनेस अगर ओपन होगा तो समाज के लिए एक फायदेमंद है, समाज के लिए एक फायदेदार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। आगे नया पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, और बच्चों गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवाओं प्रदान करने का उद्देश्य। और बिजनेस में बच्चों समाज के लोग की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, इस तरीके से सरलता से उपलब्ध हो सके सारी वस्तु बड़ा, वो हमें प्रदान करना चाहिए, हमें सेवा देना चाहिए। जैसे कि रसोई घर के अंदर बच्चों जो भी मिर्च मसाले सवाएं तेल खाद्य जो भी चीज़ें बड़ा उन्हें आसानी से बड़ा उन्हें मिल सके और एक ही जगह पे मिल सके बच्चों। और उद्योगों का मेन पर्पस, मेन मोटिव यही होता है कि ग्राहकों को हर चीज़ वस्तु को सही समय पे, सही उच्च गुणवत्ता पे, उच्च वस्तु पे कि सभी चीज़ों को बड़ा उनको समय समय पे मिल जाए। ठीक है, और वस्तु का अगर विक्रय करना के बाद ग्राहकों के घर तक वस्तु को पहुंचाना, उनकी व्यवस्था करना, ये सभी के सभी बच्चों हमारा बिजनेस का काम होता है। ठीक है, आगे बात करते बच्चों, चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, उचित व्यापारी रीति रिवाजों के अनुसरण के लिए करने का उद्देश्य। कुछ व्यापारी ऐसे भी होते बच्चों जो रीति रिवाज के अनुसार का उद्देश्य काम का होता है, जैसे कि वस्तु का कालाबाजारी, वस्तु के माल का संग्रह करना, गलत निर्देशन करते हुए विज्ञापन या धंधे को अयोग्य रीति रस्मों के द्वारा माना जाता है। आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करना नहीं चाहिए। ग्राहक समाज कल्याण के लिए धंधा के उचित व्यापारी रीति रस्मों का अनुसरण उद्देश्य रखती है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि व्यापारी जो है बच्चों वो रीति रिवाज को मानता है, और यहाँ पर जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, वस्तु का माल का संग्रह करते हैं, गलत तरीके से बच्चों विज्ञापन बांटते हैं। उससे बड़ा वो क्या करते हैं, अपनी वस्तु को बढ़ा तो लेते हैं लेकिन ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं चलती, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल करके बड़ा क्या करते हैं, ग्राहकों से पैसा मांगते हैं। इसलिए ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर बात करूँ बच्चों अन्य उद्देश्य, तो अन्य उद्देश्य में क्या क्या बताया गया बच्चों, धंधा की इकाई समाज में अपनी बड़ी पहचान बनाना। दूसरा, उत्पादन के क्षेत्र में नई नई संशोधन करना। तीसरा, राष्ट्रीय और आर्थिक विकास के सहायक बनना, इसीलिए सरकार का सहयोग देना। और कर्मचारियों को विविध प्रकार के प्रोत्साहित करना और कल्याणकारी योजना का अमल में लाना। इस सभी के सभी बच्चों बिजनेस में बताया गया है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों आपको बिजनेस के उद्देश्य से आपको समझ में आ गए हैं। और बच्चों अगर बात करूं बिजनेस के उद्देश्य की बात करूं तो वैसे फिर से रिवीजन करते बढ़ो, इसके दो ही प्रकार है बच्चों, एक है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक। आर्थिक में दो हैं, तीन है बच्चों, कितने हैं, दो हैं, लाभ का उद्देश्य, महत्तम संपत्ति का सर्जन और अन्य उद्देश्य। और अगर बात करूं सामाजिक में बच्चों तो सामाजिक में चार उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं, चार। सामाजिक दायित्व, दूसरा रोजगार के अवसर, तीसरा गुणवत्ता वाली वस्तु, चौथा उचित व्यापारी के रीति रिवाज। तो बच्चों आपको अंदर का पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ओनली पॉइंट पॉइंट पढ़ लेना है बस, जिससे आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। समझ में आ गया बच्चों? चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आगे आज हम पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों जोखिम के बारे में, कि बिजनेस में अंदर कौन कौन से जोखिम देखने को मिलता है बच्चों, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सीखना बच्चों, आपके कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। धंधे में लाभ की अनिश्चितता अथवा हानि होने का जोखिम नहीं थे। ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चों बिजनेस है, अब बिजनेस करते हो सिंपल सी बात है, आपको लाभ भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। भविष्य में कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से लाभ आपको मिल सकते हैं, बड़ा लाभ भी मिल सकता है, जोखिम भी हो सकता है। पर याद रखना बिजनेस में जोखिम के बदले बड़ा आपको प्रतिफल मिलता है। जितना ज्यादा जोखिम होगा उसके बदले आपको लाभ भी तो मिल रहा है। जहाँ जोखिम है तो सिंपल सी बात है वहां पर लाभ भी है। तो ये जोखिम जो है बच्चों, ये जो धंधा की जोखिम की बात करूं तो ये कितने तरीके से होता है, तो ये जोखिम दो तरीके से होता है, एक प्राकृतिक, दूसरा मानव सर्जित। जो धंधा है बच्चों, धंधा के जोखिम कितने प्रकार है बच्चों, दो, एक है प्राकृतिक जोखिम, दूसरा है मानव सर्जित जोखिम। प्राकृतिक जोखिम किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सुनो। प्राकृतिक जोखिम बड़ा जो नेचुरल तरीके से होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि भूकंप, बाढ़ या धंधे की विकसित का अनुरोध करते बड़ा ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस को रोकने का काम करते हैं।
और बच्चों आपको थोड़ी पता है कि भूकंप कब आने वाला है, आपको ये भी थोड़ी पता है कि बाढ़ कब आने वाला है, लेकिन फिर भी ये नेचुरल है बच्चों, इसे कोई भी रोक नहीं सकता है बड़ा। और ये धंधे का, संपत्ति का क्या करता है बच्चों, विनाश करता है, हानि पहुंचाता है। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक जोखिम पर नियंत्रण नहीं हो सकता और इसे हम रोक भी नहीं सकते। क्यों, प्राकृतिक जोखिम जब आने वाली तब क्या आपको बता के आता है, नहीं। तो ये ऐसे जोखिम बच्चों जो नेचुरल तरीके से होते हैं। और बच्चों अगर मैं बात करूं मानव सर्जित जोखिम, तो ये जोखिम ऐसा होता है जो मानव के द्वारा करवाया जाता है या जो हो जाता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मानव सर्जित जोखिम। जैसे कि मानव सर्जित जोखिम के कारण धंधे का विकास अनिरुद्ध है, धंधे में हानि उठानी पड़ती है, धंधे में बड़ा हानि उठानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कभी कभी बिजनेस में हमको लॉस भी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कर्मचारियों की हड़ताल, कभी कभी कर्मचारियों को सही वेतन ना मिलता हो तो कर्मचारी हड़ताल पे आते हैं। और टेक्नोलॉजी में अगर परिवर्तन हुआ तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। दूसरा, ग्राहकों की रुचि या मांग में परिवर्तन या राजनीतिक स्थिरता, बाजार में स्पर्धा का जोखिम उठाना पड़ता है। तो इसी के कारण भी हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। जैसे कर्मचारियों की हड़ताल, टेक्नोलॉजी, अगर नए नए टेक्नोलॉजी में बार बार चेंजेस होता रहेगा बच्चों तो उसमें भी बहुत तकलीफ होती है। ग्राहकों की कभी कभी पसंदगी बदल जाती है, ग्राहकों के मांग बदल जाती है मैडम, तो वहां पर क्या होता है मैडम कि इस धंधा में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन से लॉस है बच्चों, ये बिजनेस के लॉस है, मानव सर्जित लॉस माने जाते हैं। अगर मैं बताऊं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊं कि धंधा में जोखिम होने का मेन कारण क्या है, ये जो प्राकृतिक और ये मानव सर्जित जोखिम है, ये जोखिम क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसके कारण के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला कारण निकल के आ रहा है बच्चों, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। अगर बच्चों नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे, टेक्नोलॉजी होने के कारण, आविष्कार होने के कारण उत्पादन परिवर्तन बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि बार बार हमें क्या करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन करने वाले नवीन टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, अपनाने लगते हैं। और जो पुराना यंत्र है बच्चों उसकी जगह पर नए नए यंत्र आते हैं। तो बड़ा एक परिवर्तन के कारण ये कि अगर नया नया टेक्नोलॉजी आएगा तो भी हमारे धंधे में क्या करना पड़ता है, बिजनेस का क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो अगर नए नए, और उसमें क्या करेंगे, फिर हम पुराने टेक्नोलॉजी को निकाल देंगे, उसकी जगह पर नए टेक्नोलॉजी को अपना लेंगे। तो इससे भी क्या होगा बच्चों, एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा, वैकल्पिक उत्पादों में भय। बच्चों उत्पादन में भी कभी कभी भय होता है। हम लोग कोई वस्तु को रेडी करते हैं, कोई वस्तु को बनाते हैं बच्चों, तो बनाने के बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सुनो। जैसे कि मान लो बच्चों टेक्नोलॉजी होने से परिवर्तन के कारण ग्राहकों के वैकल्पिक उत्पादकों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि पहले हमारे पास पहले फाउंटेन पेन चलता था मैडम, अब उसकी जगह पे क्या आ गया बच्चों, बॉल पेन हो गया। और पहले तांबा पीतल के बर्तन होते थे मैडम, अब उसकी जगह पे क्या आ गया, स्टील के बर्तन आ गए। और पहले हम लोग रेडियो सुनते थे बच्चों, अब रेडियो की जगह पे टेलीविजन आ गया। मतलब जो पुरानी चीजें थी मैडम वो तो डब बंद हो गया। अब ये लोग क्या कर दिए, ये लोग बना तो रहे हैं पर बच्चों उनकी वो चीजों का विक्रय नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी जगह पे उससे अच्छी चीजें आ गई, इसलिए उनकी कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई। तो इसका भी एक डर हो सकता है, मतलब बिजनेस करते हो मैडम तो इसमें भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा कारण है मैडम यहाँ पर स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब बच्चों अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो आपके बिजनेस नहीं होंगे, और बिजनेस में क्या होगा, नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। पहले आप अकेले काम करते थे और आपके आमने सामने कोई भी कंपटीशन नहीं था, तो आपके बहुत पैसा कमाते थे मैडम। लेकिन अब स्पर्धा आने की वजह से मैडम, अब जैसे मान लो आप अगर टीचर हो, आप पढ़ाते हो, तो आपके सामने तो आपसे अच्छे भी टीचर तो आपके सामने मार्केट में होंगे ना बच्चों। तो हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। अब कंपटीशन में वही टिक सकता है बच्चों जिसने कड़ी मेहनत कर रहा हो और जिसे अपने बिजनेस को लेकर के बारे में सोच रहा हो कि हमारा बिजनेस आगे जाएगा, उससे कड़ी मेहनत करके बड़ा आगे जाना पड़ेगा और अच्छा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी एक कारण बड़ा, कंपटीशन आने से बड़ा बिजनेस ठप हो सकते हैं, बिजनेस में लॉस हो सकता है। कैसे, सुनो। प्रतिस्पर्धा के धंधे में जोखिम में वृद्धि करती है, जिसका धंधे में लाभ प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और धंधे की इकाई में बाजार का स्थान टिकाए रखने के लिए हमें स्पर्धा का सामना करना पड़ता है और विक्रय मूल्य घटाना पड़ता है और विज्ञापन खर्च करना पड़ता है, और जिससे लाभ भी क्या होता है, घट जाता है।
अरे सिंपल सी बात है, अगर कंपटीशन होगा बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करोगे, और अगर मार्केटिंग करोगे तो मार्केटिंग के पीछे जो खर्चा होता है बच्चों, वो खर्चा क्या है, आपका नुकसान है, और जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि भाई कंपटीशन है तो स्पर्धा में उसका सामना तो करना पड़ेगा, और सामना करना है तो बच्चों अगर आपकी वैल्यू हाई है तो आपको कम करना पड़ेगा, तो आपको स्पर्धा में टिके रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट कारण क्या है बच्चों, यहाँ पर है कानून। कानून मतलब बच्चों क्या होता है बेटा, ठीक है, आप सभी को पता है कानून क्या होता है, जैसे कि प्रदूषण, ग्राहकों, श्रमिक, उद्योग, ये सरकार कानून बनाती है, परंतु यह कानून धंधे के लिए जोखिम पैदा करता है। कैसे? लघुत्तम वेतन अधिनियम, कारखाना अधिनियम धंधा के बहुत से निर्णय रोकने को रोकते हैं। जैसे मान लो अगर किसी कर्मचारी को बहुत ही कम वेतन देते हो और काम ज़्यादा करवाते हो तो सरकार उसके ऊपर रोक लगा देती है, सरकार उस कंपनी को बैन कर देती है। इसलिए व्यक्ति को उतना ही वेतन देना चाहिए जितना वो काम करता है, मतलब उसके काम के अनुसार उसे वेतन मिलना चाहिए, सबसे कम वेतन नहीं देना चाहिए। तो दूसरा, मांग की अनिश्चितता। कभी कभी आपने देखा बच्चों, अगर बिजनेस बढ़ता है तो कर्मचारियों की मांग क्या हो जाती है, बड़ा बढ़ जाती है, और उसकी रुचि, उसकी पसंदगी, उसका मूल्य, उसके प्राइस, सब चीज़ें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड कब बढ़ती है बच्चों, जब मार्केट में उसका नाम बढ़ता है तो वो अपनी हर वस्तुओं को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो मांग बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, प्राइस तो बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि वस्तु मांग की अनिश्चितता धंधे से जोखिम पैदा करता है। ग्राहकों की आय में रुचि, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, मुद्रास्फीति आदि वस्तुओं की मांग में क्या होती है, अनिश्चितता कर देती है, जिससे प्रभाव धंधे को क्या होता है, लाभ पड़ता है। सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, लाभ के ऊपर पड़ता है। दूसरा, भौतिक जोखिम। जो जोखिम बड़ा ऐसे होते हैं जो धंधा में ली जाने वाली संपत्तियों में होती हानि भौतिक जोखिम पैदा करता है, जैसे कि यंत्र साधनों का उपयोग करना बंद कर देना, वाहन के दौरान माल की क्षति पहुंचाना, ये सब क्या है बच्चों, हमारी भौतिक जोखिम है। जैसे कि मान लो यंत्र और साधन का काम करना बंद कर दो, या वाहन के दौरान माल को क्षति पहुंचाना, ये सब क्या है, भौतिक जोखिम माना जाता है। तो बच्चों आज हमने बच्चों ये सारे टॉपिक को आपको डिटेल में समझा दिया है, और बच्चों मैं आपको चाहता हूँ, बड़ा उम्मीद करता हूँ आपके ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए और आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है। और बच्चों आज के लेक्चर में हमने आपको जो जो पढ़ाया था, बड़ा ये सारे टॉपिक को एक बार रिविजन कर लेना। हमने बच्चों पहले उद्देश्य से पढ़ाया था, उद्देश्य के बाद बच्चों हमने यहाँ पर धंधा की जोखिम पढ़ाया था, फिर धंधा की जोखिम के कारण बताया था, कौन कौन से कारण से बच्चों यहाँ पर जोखिम होता है, वो सारे जोखिम मैंने बताया। जैसे कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आने से जोखिम होता है, वैकल्पिक उत्पादनों के भय से, प्रतिस्पर्धा से, कानून से, मांग की अनिश्चितता, भौतिक जोखिम, ये सभी के कारण बच्चों हमारे बिजनेस में जोखिम हो सकता है, हानि हो सकता है, नुकसान हो सकता है बच्चों। तो ये सारे टॉपिक हमने आपको डिटेल में समझाया। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको बिजनेस के बारे में, यानी व्यवसाय के बारे में बताने वाला, प्रोफेशन के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय माता दी दोस्तों।